हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एसएसटी इम्पोर्टेड क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। इस पूरे क्वेश्चन को नोट्स बना लीजिएगा, याद कीजिएगा। हम पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं को लिखें। मतलब भारत के कृषि की 5 विशेषताओं को लिखना है। भारत में जो कृषि होता है उसके बारे में 5 गुण लिखना है। भारतीय कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता है। यहाँ की कृषि सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर करता है। कृषि के वैज्ञानिक तरीके का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ कृषि रूढ़िवादी प्रक्रिया से किया जाता है। कृषि के उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल से प्राप्ति की जाती है। मतलब हमारे उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से ही की जाती है। ये हमारे कृषि की विशेषताएं हैं। दूसरा, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का एक बहुत बाधा था। इटली और जर्मनी में एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो शहर था वो दोनों का एक महत्वपूर्ण बाधा था। क्योंकि मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना था, वहीं का चांसलर की मेटरनिक था। उसने इटली और जर्मनी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया था। कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर चुका था और उसने पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया। मेटरनिक के डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे। फिर इटली में जर्मनी में वहाँ के राजनेता ने आज़ादी दिलाने का प्रयास किया। तो इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधा था। क्योंकि मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने इटली और जर्मनी को छोटे छोटे बड़े भागों में बांट दिया था। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्यों कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्यों कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या 60 से 70% कृषि से जुड़े हुए हैं। हमारे देश की जनसंख्या जो है 60 से 70% कृषि से जुड़े हुए हैं। हमारे भारतीय लोगों का जीवन यापन कृषि से होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से ही प्राप्त होती है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से ही होती है। इसलिए हमारे देश के विकास का आधार भी कृषि ही है। यही कारण से भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। अब एक नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किए जा सकते उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब वैसा पदार्थ जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद पुनः उसका अस्तित्व हो, समाप्त न हो, जीवन यापन उस पर आधारित है, वो नवीकरणीय संसाधन है। उसकी समाप्ति पूरे जीवन काल में कभी नहीं है। अगर वो समाप्त हो गया तो मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, जीवन यापन समाप्त होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, सौर विकिरण नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता था। उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। पहले क्या होता था कि लोग वस्तु के बदले वस्तु को बदलते थे। जैसे किसी को चना खरीदना है तो वह गेहूं से बदल लेते थे। किसी को धान खरीदना है तो गेहूं से बदलते थे। कपड़ा खरीदना है तो गाय से। तो वस्तु के बदले वस्तु को आदान प्रदान किया जाता है। उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन हुआ, सिक्का का प्रचलन हुआ, चेक का प्रचलन हुआ, तो ये सब समाप्त हो गया। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती जुताई कर कृषि की जाती है। तो इस खेती की आकृति समोच्च रेखाओं की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं। भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपाय का। तो जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं वो आपस में टकराते रहते हैं।
वो टकराते रहते हैं और उसका कंपन, जब कंपन चट्टानें टकराते हैं तो एक उच्च तीव्रता से कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। मतलब जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन हो तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्नलिखित उपाय है। भूकंप रोधी मकानों का निर्माण कराना, इसे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, जागरूक करना, दलदल भूमि पर मकान नहीं बनाना। तो ये भूकंप है सर। भूकंप तरंगे 3 प्रकार का होता है। एस तरंगे, पी तरंगे और एल तरंगे होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्ति की औसत आय, देश में रहने वाले व्यक्ति की औसत आय, जिसमें कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होता है। भारत के प्रमुख 4 हवाई अड्डे का नाम लिखें। तो भारत में तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या वर्तमान में 29 है। वर्तमान में 29 है, जिसमें 4 को आपको बता रहे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है, जो भारत की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, जो पोलम में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। अन्ना दुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। ये सब भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो जल को नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना तथा जल को बर्बादी को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। मतलब जल को नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना तथा जल की बर्बादी को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। आज पूरा विश्व जल संकट की स्थिति से गुजर रहा है। भविष्य में जल संकट की स्थिति और भी गंभीर न हो, इसके लिए हम सभी को जल को उपयोगी सही तरीके से करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए हम उपाय करते हैं। जल को प्रदूषण होने से बचाना है, प्रदूषित जल को दोबारा उपयोग बनाना है, वर्षा जल संग्रहण करना है, मतलब वर्षा के जल को संग्रहण करना है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है जिससे बारिश ज़्यादा हो, जिससे जल संरक्षण बना रहे। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट तब उत्पन्न होता है जब अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब इनके तीनों आधार कृषि, उद्योग, व्यापार, विकास ठप पड़ जाए, उसमें लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाए तथा वस्तु एवं मुद्रा दोनों की दर कम हो जाता है, तो उसे आर्थिक संकट कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जिसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन है। वैसा पदार्थ जो खत्म होने के कगार पर है, वैसे पदार्थ को अनवीकरणीय पदार्थ भी कहा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय पदार्थ खत्म होने के कगार पे है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। मतलब वन विनाश के मुख्य कारण क्या है? वन विनाश कैसे हो रहा है? तब वन विनाश के निम्नलिखित कारण हैं। मानव द्वारा वन की अधिक कटाई हो रहा है। मानव द्वारा वन की अधिक कटाई हो रहा है। सड़क एवं रेल मार्ग के निर्माण के लिए वन की कटाई किया जा रहा है। सड़क निर्माण हो रहा है, रेल मार्ग का निर्माण हो रहा है, उसके लिए वन की कटाई हो रहा है। लकड़ी से निर्मित वस्तुओं को बनाने के लिए वनों की कटाई किया जा रहा है। दवा निर्माण के लिए, औषधि बनाने के लिए वनों की कटाई किया जा रहा है। आवास के लिए वनों की कटाई किया जा रहा है। तो सभी कटाई के लिए वन विनाश के मुख्य कारकों को एक कारण है। तो वन विनाश इस प्रकार हो रहा है, वनों को लोग तेजी से काट रहे हैं, वन कम लगा रहे हैं, वन विनाश के मुख्य कारण है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखो। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। संसाधन मतलब जल संसाधन, खनिज संसाधन, कोयला हो गया,
मिट्टी हो गया, जल हो गया, बालू हो गया, अल्मुनियम, जितना इस पदार्थ हो सब संसाधन के अंतर्गत है। जो आपको साधनों को पूर्ति करता है उसी को संसाधन कहा जाता है। संसाधनों का अनावश्यक बर्बादी को रोकना, आने वाले पीढ़ी को देखते हुए संसाधनों का उपयोग करना। कैंसर रोग के उपयोग में वन का क्या योगदान है? कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय जो चीड़ का सदाबहार वृक्ष है, इसका छाल, पत्तियों, टहनियाँ या जड़ों से टेक्साल नामक रसायन निकाला जाता है। टेक्साल नामक रसायन निकाला जाता है जिसे कैंसर रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एलोवेरा नामक पौधे का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो कैंसर का उपचार वन के क्षेत्र में किया जाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदारी नहीं मिल पाता है तो इन समुदायों को असंतोष एवं टकराव से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक स्थिरता आदि उत्पन्न होता है। इन समस्याओं को उत्पन्न होने को रोकने के लिए आवश्यक सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो संघ सूची विषयों की वह सूची है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाए, उसे संघ सूची कहते हैं। मतलब संघ सूची के द्वारा केंद्र का उस पे राजस्व रहता है, केंद्र देख रेख करता है, उसे संघ सूची कहा जाता है। जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस संघ सूची है। राज्य सूची विषयों की वह सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची। समवर्ती सूची मतलब जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, राज्य कानून बनाती है, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त उपजाऊ होती है, जो धान तथा गन्ना के लिए महत्वपूर्ण उपयुक्त होता है। यह मिट्टी गंगा, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, अन्य महानदी से मैदान में मिलती है। सत्ता की साझेदारी का अलग अलग तरीका क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का अलग अलग तरीका निम्न है। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी करना। सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय के बीच सत्ता की साझेदारी करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषता क्या था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का मतलब उपयोग करने वाले लोग, वस्तुओं को अधिकार, हितों का संरक्षण दिया जाता था। सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, सुनवाई करने का अधिकार, ये सभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में पारित किया गया था। आय के साथ गरीबी का क्या संबंध है? तो आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। जितना कम आय होगा उतना लोगों में अधिक गरीबी होगी। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, अशिक्षितता आदि अधिक बढ़ने लगेगा। मतलब आय और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। जितना कम आय होगा उतना लोगों में अधिक गरीबी होगी। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, अशिक्षा पैदा होगा, अधिक बढ़ने लगेंगे। लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा, जिससे गरीबी और बढ़ता जाएगा। तो आय और गरीबी में इस प्रकार संबंध स्थापित है।